दीपक अपनी पत्नी शिवानी से कहता है, शिवानी जब तुमको हमने एक बार मना कर दिया कि तुम इस लड़के के साथ कहीं नहीं जाओगी, तो फिर आज तुम क्यों इसके साथ गई थी। अब इतना सुनना था, शिवानी का गुस्सा बढ़ जाता, वो दीपक को उल्टे आरोप लगाने लग जाती है। दीपक, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इस तरीके की बातें करने वाले। दीपक कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा ये हक है कि तुम किसके साथ कहाँ कब जा रही हो, ये चीज़ें मुझे जानकारी होनी चाहिए, और जिस चीज़ों के लिए मैं मना करता हूँ वो चीज़ें तुमको माननी पड़ेगी। अब ये जो बातें थी, शिवानी सुन करके और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। वो दीपक को कहती है, दीपक अगर तुम मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगी, और तुम्हें मारने के लिए तो मेरा बायां ही हाथ काफ़ी है। अब जब ये बातें हो रही थी तो उस बातों को लेकर के दीपक इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। ये थोड़ा सा रोज़ तरीके का झगड़ा होते रहता था शिवानी और दीपक के बीच में, तो दीपक भी इन चीज़ों को लाइटली ले लेता है। लेकिन शिवानी जो थी इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेती है। वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक खौफनाक प्लान तैयार करती है, और उस प्लान में दीपक को रास्ते से हटाने का प्लान शिवानी तैयार कर लेती है। और वो प्लान इतना खतरनाक होता है कि अगर खतरनाक प्लान को कोई व्यक्ति सुने या समझे तो उसे विश्वास नहीं होगा कि कोई पत्नी अपने पति को इस तरीके से भी मौत के घाट उतार सकती है। जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा होता है, लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं, और वही सौरभ हत्याकांड वाली घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें एक पत्नी मुस्कान ने अपने पति सौरभ को प्लास्टिक के डब्बे में सीमेंट और गिट्टियों से चुनवा दिया था। वो घटना लोगों के सामने फिर से दौड़ने लग जाती है, जिस तरीके से शिवानी ने दीपक के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और एक छोटी सी चूक शिवानी कर जाती है, जो चूक उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो पूरी आज की सच्ची घटना है, ये घटना है 4 अप्रैल 2025 की। 4 अप्रैल 2025 की बिजनौर के नजीबाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी की है, जहां पर दीपक और शिवानी किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में दीपक जो था वो अपनी पत्नी शिवानी के साथ रहता था, और दीपक रेलवे में वैगन एवं तकनीकी कर्मचारी था, जो कि नजीबाबाद में उसकी पोस्टिंग थी, और अच्छा खासा उसकी सैलरी भी थी। और शिवानी उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। उन लोगों के साथ एक 6 महीने का बेटा भी था। तो ये 3 लोग कुल रहते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि दीपक और शिवानी जो थे ये लगभग 7-8 साल से एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। और इंटर कॉलेज में जब दीपक और शिवानी पढ़ा करते थे तभी इन दोनों की एक दूसरे के साथ जान पहचान हुई, मुलाकातें हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, दोनों का नंबर एक दूसरे के पास था, और दोनों प्यार भी करने लगे, जीने मरने की कस्में भी खाई, साथ निभाने की भी कस्में खाई। और इसी बीच दीपक की नौकरी लग जाती है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में दीपक की जब नौकरी लगती है तो सब कुछ खुश था, शिवानी भी खुश थी कि चलो दीपक की अब नौकरी लग गई, हम लोग शादी वगैरह करेंगे। इसी बीच दीपक खुश नहीं था अपनी नौकरी को लेकर के, वो और भी अच्छा करना चाहता था और भी बेहतर पद पर जाना चाहता था। तो वो सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ करके रेलवे की तैयारी करता है, और रेलवे में तकनीकी विभाग में उसका सिलेक्शन हो जाता है, टेक्निकल पोस्ट पर उसकी सिलेक्शन होती है। और 2023 में उसकी नौकरी लग जाती है, और नौकरी जब कंफर्म हो जाती है तो दीपक जो था वो शिवानी के साथ 17 जनवरी 2024 को शादी कर लेता है। शिवानी और दीपक की जब शादी होती है, दीपक शिवानी को लेकर के अपने घर मुकरंदपुर पहुंच जाता है, और यहाँ पर शिवानी परिवार के साथ अच्छी तरीके से रहती है। 8-9 महीना बीतने के बाद शिवानी जो थी वो अपना रंग रूप परिवार को दिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे शिवानी को ऐसा महसूस होता है कि वो परिवार के बंधन में बंध चुकी है, और वो अपनी लाइफ को खुले तौर तरीके से जैसा वो शादी से पहले सोचा करती थी वैसा वो जी नहीं पा रही है। कई बंदिशें थी शिवानी के सामने, और इन बंदिशों को लेकर के आखिर एक दिन शिवानी टूट जाती है, और वो अपने सास से झगड़ा करना, ससुर पर या दीपक से झगड़ा करना, दीपक पर दबाव बनाना कि दीपक तुम मेरे को लेकर के यहाँ से बाहर चलो, मैं इस घर में इस परिवार के साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं बाहर रहना चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। दीपक थक हार करके पत्नी की बात मान लेता है। मान करके वो अपने माँ बाप परिवार को छोड़ करके शिवानी को लेकर के बिजनौर के नजीबाबाद वहाँ पर एक किराए का मकान लेता है। उस किराए के मकान में रहने लग जाता है शिवानी के साथ। दोनों कुछ दिन तक तो खुश थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसी बातें होती है, फिर दोनों के बीच कुछ खटपट शुरू हो जाती है।
इसी खटपट के बीच अचानक एक दिन शिवानी जो थी अपने ससुराल मतलब अपनी सास को और अपने देवर को फ़ोन करती है। रात का लगभग 1 बज रहा था मुकरनपुर में रहने वाले लोगों को, और उसकी सास को और अपने देवर को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारा दीपक को कहती और दीपक के भाई को कहती है कि तुम्हारे भैया का हार्ट अटैक आया है और तुम लोग जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अस्पताल पहुंच जाओ। अब इतना सुनना था रात के 1 बजे, परिवार वाले हैरान परेशान, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो शिवानी के बताए अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं। समीरपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो रास्ते पहुँच ही रहे होते हैं, रास्ते में पता लगता है कि दीपक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार वालों को भी कुछ अटपटा लगता है और वो फिर भी अपने दिल पर पत्थर रख के उस अस्पताल पर पहुँचते हैं। अस्पताल पर जब पहुंचते हैं लोगों की भीड़ जब जमा होती है तो लोगों को भी शक होता है और डॉक्टरों को भी शक होता है, क्योंकि दीपक के बाएं तरफ गले पे एक निशान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गले को किसी ने दबाया है। अब ये जो शक था, ये शक यकीन में बदलवाने के लिए दीपक का भाई जो था वो पुलिस से शिकायत दर्ज करवा देता है कि साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे भाई के हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है। पुलिस को भी अजीब लगता है, पुलिस भी जब लाश का इन्वेस्टिगेशन करवाती है तो उसे भी अजीब लगता है कि हाँ हो सकता है कुछ मामला ऐसा हो। और अभी विभागीय पावर भी था भाई, रेलवे में टेक्निकल पद है, विभाग के लोग भी पहुँचे थे तो अच्छे अच्छे पद वाले लोग भी थे। तो सभी की राय होती कि अभी इसका पोस्टमार्टम करवा जाए। पुलिस को भी कहा जाता है। पुलिस जब उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है तो पता लगता है कि दीपक की मौत जो है वो हार्ट अटैक से ना हो करके इसकी मौत की गई है, इसे मारा गया है। इसके गले को इतनी ज़ोर से दबाया गया है कि ये इसकी मौत हो चुकी है। जब ये मामले का खुलासा पोस्टमार्टम के द्वारा होता है तो पहला जो शक होता है परिवार वालों का वो शिवानी की तरफ उठ जाता है। और शिवानी की तरफ जब ये उंगलियां उठती है तो शिवानी पहले तो नकार जाती है, गुमराह करने की कोशिश करती है, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, दीपक को हार्ट अटैक आया था, मैं इसे तुरंत उठा करके अस्पताल लेकर के आए हूँ। लेकिन जब पुलिस में शिकायत ये सब सारी चीज़ें हो रही थी तो पुलिस भी उस शक के आधार पर शिवानी को जब गिरफ्तार करती है तो शिवानी लगभग पुलिस को 36 घंटे तक गुमराह करते रहती है। ऐसे वैसे बहुत सारी कारणें इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन कहा जाता है चोर कितना भी शातिर हो, जुर्म करने वाला कितना भी शातिर हो, पुलिस के हाथ जो होते हैं वो हमेशा लंबे होते हैं। और पुलिस शिवानी पर जब प्रेशर बनाती है, दबाव डालती है और शिवानी टूट जाती है, टूट करके वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि इस जुर्म में मेरे साथ एक लड़का भी है और वो एक लड़के का नाम भी बता देती है। तो पुलिस उस लड़के को तुरंत उठवाती है, उठवा करके शिवानी के सामने इंट्रोगेट करती है तो वो लड़का शिवानी को पहचानने से इनकार कर देता है। फिर पुलिस को शक होता है कि शिवानी इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को भी फंसाने की कोशिश कर रही है जिसका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर शिवानी से कड़ाई से जब पूछताछ होती है तो जो वो जुर्म कबूल करती है वो सुन करके पुलिस भी शौक हो जाती है। वही शिवानी कहती है कि दरअसल हम दोनों के बीच एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को लेकर के हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। इसी बीच उसी दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं दीपक को अपने रास्ते से हटा दूंगी और इसलिए मैंने सबसे परफेक्ट दिन चुना था शुक्रवार का, क्योंकि शुक्रवार के दिन मेरे सामने वाले फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति उस दिन हरिद्वार जाने वाला था तो फ्लैट में कोई नहीं रहेगा और मकान मालिक ऊपर में रहते हैं, अब पूरा फ्लैट नीचे खाली था। उस दिन का मैंने सबसे परफेक्ट दिन चुना था मारने के लिए दीपक को। उस दिन मैंने बाज़ार से नशीला पदार्थ खरीद के लेकर के आया और दीपक के खाने में मिला दी। अब वो खाना दीपक जैसे ही खाया, दीपक पर उस नशीले पदार्थ का असर होना शुरू हो गया। दीपक जब नशे में हो गया, उसका होशो-हवास ख़त्म हो चुका था, तो शिवानी ने मौका देखा और अपने बाएं हाथ से उसके गर्दन को दबाया, बाईं तरफ से। दरअसल शिवानी का जो दाहिना हाथ था वो पहले से ही टूटा हुआ था, तो शिवानी का दायां हाथ बहुत कम काम करता था, वो बहुत कम इस हाथ से दबाव लगाती थी। और ये शिवानी के घर वालों को भी अच्छी तरीके से पता था, उसके ससुराल वालों को, कि शिवानी का दाहिना हाथ उतना काम नहीं करता है।
और ये सब सारी चीज़ें जो थी ये उस लाश को देखने के बाद लोगों को लग गया था कि बाएं गले पर इसे ज़ोर से दबाया गया है, इस तरीके से दबाया गया है कि जैसे बाएं हाथ का निशान है। अब ये जो शक के आधार पर ये जो शिकायत दर्ज करवाई थी वो सही साबित होती है और शिवानी कहती है कि मैंने बाएं हाथ से ही दीपक के गले को ज़ोर से दबाया और दबा करके इसके गले को घोंट दिया, जिससे दीपक की मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने ये भी था कि अब इसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर इन्वॉल्व होगा, जिसके साथ दीपक बात कर रहा था कि जिस आधार पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था कि उसके साथ घूमने मत जाओ, मैंने मना किया था, ऐसे वैसे। दीपक उस व्यक्ति की भी पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश में जुट जाती है जो शिवानी जिसके पीछे दीवानी थी या जिसके लिए ये सब सारी चीज़ें की है। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे निकल कर के आते हैं। शिवानी से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो शिवानी कहती है कि दरअसल मैं दीपक को मार करके उसकी नौकरी और उसका जो पैसा है ये सब सारी चीज़ें हड़प लेना चाहती थी। उसका जितना भी फंड है ये फंड ले करके, और दीपक मर जाएगा तो उसकी जो नौकरी होगी वो नौकरी मुझे मिल जाएगी, उसका फंड मुझे मिल जाएगा और मैं अपने आशिक के साथ आराम से ज़िंदगी जीऊँगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। और इस हत्या का एक आत्महत्या या फिर खुद से हार्ट अटैक का केस बनवा करके मामले को रफा दफा कर दूंगी, जिससे लोगों को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। जब ये सब सारी चीज़ें परिवार वालों के सामने, गांव वालों के सामने, लोगों के सामने, पुलिस के सामने खुल करके आती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आजकल हमारा रिश्ता बस पैसे और ऐशो आराम तक ही सीमित रह गया। और ये वही केस याद दिलवा देता है जो सौरभ के साथ उसकी पत्नी ने किया था। मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ के साथ जिस तरीके से मार करके ड्रम में भर दिया था, वही सेम घटना ये पूरी निकल करके जब सामने आती है तो लोग सोचने को मजबूर हैं। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको केवल जागरूक करना है। इस कहानी के माध्यम से ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी घटनाएं मैं लेकर के आपके सामने आते रहता हूं, जिससे लोगों में एक जागरूकता फैले। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, इस घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, नई घटनाओं के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।